अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बताएंगे लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद उनकी जो अर्ली रिटायरमेंट का मामला है, और ज़रा इस चीज़ पर भी आज आपको कुछ अंदर की खबरें देंगे कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद किस तरह से ये सब कुछ करने में कामयाब रहे, और क्या ये उनका इनफरादी फेल था या वो यूज़ हो गए, और जो कुछ उन्होंने किया क्या ये उनकी मजबूरी भी थी। ये हम कुछ इंकशाफात आज आपके सामने करेंगे, और ये बड़ी खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं। तो देखिए, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब के बारे में कल दो किस्म की खबरें आईं। एक आई कि उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है, दूसरी ये थी कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब देखिए, इसमें फ़र्क ये था कि अगर तो उन्होंने रिज़ाइन किया होता तो वो जो पर्क्स जो तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा के होंगे उनके बतौर लेफ्टिनेंट जनरल, जो उनको रिटायरमेंट में मिलेंगे, फार्म हाउस 2 मुरब्बे का और कई रिहायशी प्लाट्स, एक रिहायशी बंगला, कमर्शियल प्लाट्स, तो वो तकरीबन 1 अरब से ऊपर के उनके जाएंगे सासे, तो वो उससे महरूम हो जाते। लेकिन अगर वो अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो उस सूरत में उनके पर्क्स इंटैक्ट रहेंगे। तो जो रिटायरमेंट की जो उनकी दरख्वास्त थी वो उन्होंने इसलिए तेज़ी से प्रोसेस करवाई जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में, उनकी रिटायरमेंट से एक शाम पहले, कि उनको पता था कि अगर वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़रिए रिटायरमेंट नहीं लेंगे, और जब जनरल आसिम मुनीर जिन्होंने अब टेक ओवर कर लिया है उनके आगे उनकी रिटायरमेंट की दरख्वास्त जाएगी, तो हो सकता है वो फौरी उस पर फैसला ना लें और इनको ह्यूमिलेट किया जाए, इनको पहले कोर से बुला के वापस किसी GHQ की इंतज़ामी पोजीशन पर फेंका जाए, किसी और खुड्डे लाइन लगा के रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा से जाते जाते ही रिटायरमेंट ले लूँ। तो इसलिए वो कल प्रोसेस हुई सारी। लेकिन फिर जो लोग फ़ौज के अंदर से भी नापसंद करते हैं जनरल आसिम मुनीर को, जो जनरल लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को, तो वो जो उनकी एंटी लॉबी थी उन्होंने खबरें चलाई कि इन्होंने रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन फौरी एक्सेप्ट कर लिया गया। वो फौरी रिज़ाइन नहीं एक्सेप्ट हुआ था, फौरी वो उनकी अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त मंजूर हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा ने, क्योंकि ज़ाहिर बात है जनरल कमर जावेद बाजवा को पता था कि मेरा आखिरी दिन है और मुझे फैज़ हमीद साहब ने दरख्वास्त दी ही इसलिए है। तो अब देखिए, लेकिन हम मीडिया वालों को बहुत गिले हैं लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब से कि उन्होंने बड़ी, उनके दौर में ISI बहुत रुथलेस थी मीडिया के साथ। नून लीग को बहुत गिले हैं कि उनके दौर में बहुत ज़्यादा लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब ने 2018 का इलेक्शन रिग किया। उन्होंने जिसे कहते हैं महकमा ज़राअत के रूप उन्होंने धारा, खलाई मखलूक का रूप धारा। फिर उन्होंने ISI से कैप्टन सफदर साहब को कराची में अगवा करवाया, मरीम नवाज़ साहबा के बेडरूम पर हमला करवाया होटल में। फिर उनके दौर में जो DGC थे इरफान मलिक साहब, उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा को कत्ल की धमकी भिजवाई, मेजर जनरल इरफान मलिक ने। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आखिर में अभी भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जी हमारे ख़िलाफ़ बहुत कार्रवाइयाँ करवाई। और ये जो अभी भी हमारी हुकूमत पिछले 6-7 माह से है, इसको जो डिस्टेबल करने में जो मेन किरदार इमरान खान का है, उसके पीछे भी दरअसल लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की ही सपोर्ट थी। अब ये गिले कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब हम जो इंकशाफात आगे करेंगे उससे पहले एक आपको चीज़ समझनी होगी। लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद पहली दफ़ा उनका नाम मंजर आम पर कहाँ पर आया, कहाँ पे गूंजा, वो 2017 में जब TLP ने फैज़ाबाद पर धरना दिया और वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा मांगा, और एक हुकूमत की नाकाबंदी कर दी उन्होंने, और जो सारी उधर वायलेंस हुई, तो उसमें जो TLP के उस वक्त के जो चीफ थे मौलाना खादिम रिजवी, उनके साथ साइन
उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज़ हमीद ने किए उस मुआहदे पर। और वो मुआहदा फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो मुतनाज़ा मुआहदा टेकअप कर लिया और एक मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फैसला लिखा, उन्होंने उस फैसले में लेफ्टिनेंट जनरल और उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद और ये जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल है कोर कमांडर कोयटा आसिफ गफूर साहब, और जो डीजी रेंजर्स पंजाब थे मेजर जनरल साहब नवीद समथिंग उनका नाम था, इन तीनों के कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया उन्होंने फौज को। अब आप एक चीज सोचिए, फैज हमीद साहब का कैरियर तो उस दिन खत्म हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस उनके कोर्ट मार्शल का हुक्म दे रहा है, फौज को उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे रहा है, तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए और ऐसे में वो जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए मजीद यूज करना आसान हो गया। दूसरी तरफ जाहिर बात है उनकी अपनी एम्बिशंस भी थी आर्मी चीफ बनने की। तो फिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा का जो 10 साला बाजवा डॉक्ट्राइन प्रोजेक्ट था जिसके तहत इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना था, वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक की प्लेयर बन गए। और उसके लिए एक तरफ ना सिर्फ कि वो वल्नरेबल होने की वजह से जनरल कमर जावेद बाजवा का राइट हैंड बने हुए थे, दूसरी तरफ वो अपना आर्मी चीफ बनने के एम्बिशंस में भी ये सब काम कर रहे थे। तो अगर हम देखें तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था ये करने के अलावा। फिर आप ये आगे देखिए कि इसीलिए एक वक्त आया जब कोर कमांडर्स एक मीटिंग हुई 2018 के इलेक्शन से पहले। उस कोर कमांडर मीटिंग में जो कोर कमांडर्स थे वो परेशान थे थोड़े कि हो सकता है तमाम जो हमने नवाज शरीफ मरीम नवाज साहबा को सजाएं दिलवा ली हैं सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करके, जजों से टाउटी करवा के, कर्नल को भेज के जज बशीर के चैम्बर में, जज अरशद मलिक को नंगी वीडियोस दिखा के, सब कुछ करके भी, तो उसके बावजूद कहीं ये ना हो कि ये इंजीनियरिंग फिर भी धरी की धरी रह जाए। और उसकी वजह ये थी कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जो दिखा रही थी कि हमने जीटी रोड को भी मैनेज कर लिया है, वो जब मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज वतन वापस आए और जेल गए, तो जो नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई उन्होंने कहा कि इन्होंने वेव बदल दिया और पीएमएलएन वापस खड़ी हो गया, क्योंकि जो पीएमएलएन का वोटर था वो इसी सूरत में मायूस था कि नवाज शरीफ साहब जलावतन रहते और पाकिस्तान आते ना एक भगोड़े का उनका रूप रहता, तो पीएमएलएन का वोटर डिसअपॉइंट होता। लेकिन जब वो वापस आया तो पीएमएलएन का वोटर चार्ज हो गया और वो कहते हैं हमारा लीडर जेल काटने आ गया, तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जाकर उसको वोट करेंगे। तो कोर कमांडर्स परेशान थे। और ये वो जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बताते हैं ना, उन्होंने जो सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू में बताया था कि उनके साथ काबीना पूरी डिस्कस हो गई थी फौज की तरफ से कि आप जीते आए, हम आपको इक़्तिदार देंगे, और आप फिर काबीना के नाम मैंने डिस्कस कर लिए फौज से। और फिर उसी डील के तहत ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ को लेने एयरपोर्ट भी ना गए, उन्होंने अपने बड़े भाई और अपनी भतीजी से एक हद तक दगा किया और वो आके जेल चले गए। लेकिन एक वेव बन गई। तो ऐसे में जो कोर कमांडर मीटिंग हुई उसमें कहते हैं कि कोर कमांडर्स ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि चीज़ें बदल गई हैं, और जिस पॉलिसी के तहत ही मियाँ शहबाज शरीफ से फिर काबीना भी निगोशिएट की गई। लेकिन उस वक्त कहते हैं कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद जो उस वक्त के मेजर जनरल थे और डीजीसी थे आईएसआई के, उनसे एक ब्रीफिंग दिलवाई गई कोर कमांडर्स को। उस ब्रीफिंग में जो डीजीसी मेजर जनरल फैज़ हमीद थे उस वक्त के, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमने इलेक्शन प्लान किया है। उन्होंने बताया कि पहले हमने ये प्लान किया था कि इलेक्शन डे तक हम प्री पोल रिगिंग करेंगे, इनके लोगों को जेलों में डलवाएंगे, टिकट सरेंडर करवाएंगे, बरादरियां तोड़वा के अपोजिशन को दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, और जो पोलिंग डे होगा उस दिन हम खामोश हो जाएंगे। उस दिन हम वोटिंग होने देंगे
ताकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स देखें और हम उनको कहें देखो हमने पोलिंग में कोई मुदाखलत नहीं की, फ्री एंड फेयर पोलिंग हुई है। लेकिन क्योंकि हम पोलिंग से पहले ही सब कुछ मैनेज कर चुके होंगे, इनके लोग जेलों में होंगे, मियां नवाज शरीफ मरीम नवाज जेल में होंगे, दूसरे के लोग भी डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे और टिकट सरेंडर कर रहे होंगे, जो कि उन्होंने डेरा गाजी खान और दीगर रीजन्स में उन्होंने टिकट सरेंडर भी करवाए पीएमएलएन के लोगों के, और मुल्तान में भी लोगों को थप्पड़ मारे जाके आईएसआई के लोगों ने कि टिकट सरेंडर करो, और सब कुछ उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा था कि हम इस तरह मैनेज कर लेंगे और पोलिंग डे हम फ्री कर देंगे। लेकिन अब क्योंकि वेव बदली है तब हमने दो फैसले लिए हैं। एक, अब हम पोलिंग डे भी रिग करेंगे, हम आरटीएस बंद करेंगे, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करेंगे और सब मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा, हम पोस्ट इलेक्शन हम जो जिन लोगों से टिकट सरेंडर करवा के उनको आज़ाद इलेक्शन लड़वा रहे हैं, पीएमएलएन का टिकट सरेंडर करवा के, वो अभी बज़ाहिर ये कंपेन कर रहे हैं कि हम आज़ाद लड़ रहे हैं, जीत के हम पीएमएलएन में शामिल होंगे, लेकिन हम उनको जीत के पीटीआई में शामिल करवा देंगे। और उसके लिए हमने सब तैयारी कर ली है, और जो पीएमएलएन की लीडरशिप है वो हम मैनेज कर रहे हैं, जजेस को भी मैनेज कर रहे हैं। शौकत अली सिद्दीकी साहब ने बताया भी कि फैज़ हमीद साहब आए और उन्होंने कहा कि आप मरीम नवाज और नवाज शरीफ को ज़मानत तो नहीं देंगे, तो मैंने कहा मैं मेरिट पे देखूंगा। उन्होंने कहा जब आप मेरिट पे देखेंगे तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी जो हमने इलेक्शन रिग करने के लिए पूरी की है। तो ये लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने और उस वक्त के डीजीसी मेजर फैज़ हमीद ने कोर कमांडर्स को एक्सप्लेन किया, ज़रा बताते हैं सब कुछ, और उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई कि मैं इलेक्शन रिग करवा लूँगा। जिस पर भी कोर कमांडर्स की जब कंसर्न बरकरार रही तो कहते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो आज रिटायर हो गए हैं, जनरल कमांडर बाजवा साहब, उन्होंने कोर कमांडर्स को कहा कि आई ट्रस्ट फैज़, और फिर यकसुई से 2018 का इलेक्शन पूरा रिग किया गया। लेकिन उसी वजह से पीएमएलएन को इतना ज़्यादा मार्जिनलाइज किया गया था, उनकी लीडरशिप जेल में थी, नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा, लोग तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। जनूबी पंजाब से जो कैंडिडेट्स थे पीएमएलएन के, उन्होंने आखिरी नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने वाले दिन उन्होंने टिकट्स विड्रॉ कर लिए, और पीएमएलएन के पास उस वक्त इतना भी वक्त नहीं था कि वो उनकी अल्टरनेटिव किसी और को टिकट देते। तो एक पूरा एक माहौल बना के पीएमएलएन को वीक किया गया था, लेकिन उसके बावजूद पीएमएलएन पंजाब की मेजॉरिटी पार्टी बन के इलेक्ट होगी। फिर वो बाद में जहांगीर तरीन के जहाज़ में आईएसआई ने लोग सवार करवाए और वो पीटीआई में शामिल करवाए। तो ये वो रोल था मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब का। अब ऐसे में जब ये सब कुछ हो गया तो फिर ये हुकूमत आ गई। तो जो डीजीआईएसआई थे वो उस वक्त लेफ्टिनेंट नवीद मुख्तार थे, वो रिटायर हुए। तो फिर जो अब आर्मी चीफ बने हैं और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर थे, उनको डीजीआईएसआई बनाया गया। वो आए तो उन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो उन्होंने, जब इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि पंजाब में पीएमएलएन में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरा, कौमी असम्बली में इमरान खान साहब ने कुछ फरमाइशें की, वो भी उन्होंने पूरी करने से इनकार कर दिया। तीसरा, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, जो उनके बास है, उनको जाके बताया कि आपकी बीवी करप्ट है, बुशरा बीबी, और वो मलिक रियाज से हीरे ले रही है और ये सब कुछ कर रही है, और फराह गोगी ज़मीनों के सौदे कर रही है, और ये दोनों मिल के पैसे खा रही हैं, और जो आपकी बीवी के एक्स शोहर और उनके बेटे हैं वो भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स में पैसे बना रहे हैं, और ये सब लोग मिल के खेल रहे हैं। तो इमरान खान साहब को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने आसिम मुनीर साहब को, उन्होंने आर्मी चीफ को शिकायत की। संडे वाले दिन उन्होंने कहा कि आप आसिम मुनीर को उठाएं, मैं इसके साथ एक दिन काम नहीं कर सकता। तो फिर जनरल बाजवा ने सोचा, उन्होंने कहा कि यार फिर इमरान खान साहब के साथ वो डीजीआईएसआई जाना चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को दिलो जान से लेके चलेगा, इमरान खान साहब को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में उसका अपना रोल भी है। तो फिर लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब को डीजीआईएसआई बना दिया गया। वहाँ पर उन्होंने फिर बहुत आउट ऑफ वे जाके इमरान खान साहब को सपोर्ट भी किया। उन्होंने सादिक संजानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन की नाकाम बनाई।
उन्होंने खुद, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ISI के थ्रू लेजिस्लेशंस करवाता था, इत्तेहादियों को लाइन में रखता था। तो वो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब ने सब कुछ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि कैप्टन सफदर को उठवाओ, मरीम नवाज़ को ह्यूमिलेट करो, तो उन्होंने कराची में वो भी कर दिया। फिर अब देखिए कि जब एंड में उनको हटाने का वक्त आया तो इमरान खान साहब डट गए कि इनको नहीं हटाएंगे, और कोर कमांडर्स मीटिंग में लड़ाई भी हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद कह रहे थे कि मैं नहीं पोस्टिंग लूँगा, और दूसरे कोर कमांडर्स कह रहे थे कि आप पोस्टिंग लें। और फिर इन द एंड आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा कि नहीं, आप पोस्टिंग लेंगे, आप जाएंगे। और उस सब के बाद अब देखिए कि पिछले कुछ अर्से में आपको पता है आर्मी चीफ के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी लेफ्टिनेंट जनरल को, 3 स्टार को, बगैर किसी इंक्वायरी के सिर्फ एक लेटर दे के सैक कर सकता है, उसको फारिग कर सकता है। और उस सूरत में वो उस लेफ्टिनेंट जनरल के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी जब्त कर सकता है, और वो लेफ्टिनेंट जनरल कुछ नहीं कर सकता आर्मी चीफ का। तो अब आप देखें कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब से गालियां दिलवा रहे थे, जनरल कमर बाजवा को, दीगर जो लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी चीफ की रेस में, उनको इमरान खान साहब से वो एक आर्मी चीफ की तैनाती के अमल पर असरअंदाज होने के लिए एक पूरी तहरीक चलवा रहे थे। फिर वो इस हुकूमत को काम नहीं करने दे रहे थे इमरान खान साहब के ज़रिए, वो पूरी मईशत को उन्होंने जकड़ा हुआ था। और आप सोचेंगे कि भाई एक लेफ्टिनेंट जनरल ये कैसे कर सकता है? इससे पहले तो जाहिर बात है वो जो कुछ कर रहे थे वो आर्मी चीफ की पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो मैं नहीं समझता कि उसका ब्लेम उन पर उस तरह आता है। लेकिन अभी जो पिछले 6-7 माह में जो हो रहा था उसका ब्लेम हाँ लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब पर जरूर आता है। लेकिन वो जो सब कुछ कर रहे थे वो उनकी पर्सनल एम्बिशंस थी, क्योंकि उनको पता था कि यार मैं आर्मी चीफ के ओहदे के बिल्कुल करीब पहुंच गया बनने के लिए, तो उन्होंने इमरान खान को गिरा दिया। और अब ये मुझे आर्मी चीफ नहीं बनने देंगे, तो वो फिर एक ऐसी तहरीक चला रहे थे, एक ऐसा जुआ खेल रहे थे कि इमरान खान साहब इस हुकूमत को गिरा दें और नए इलेक्शन, और उस नए इलेक्शन में किसी तरह से इमरान खान साहब को हम वापस लें और फिर मैं आर्मी चीफ बन जाऊँ। तो ये जुआ वो खेल रहे थे। अब कहने को देखा रहे तो ये जो जनरल कमर बाजवा थे ये क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे थे, उनको सैक कर देते। जनरल कमर बाजवा भी इमरान लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को आंखें दिखा रहे थे, तो पता है किसके जरिए? फैसल वाडा के जरिए। फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी कि हमें पता है अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया, और हमें पता है इमरान खान के कौन गैर सियासी मुशीर हैं जो उनसे ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करवा रहे हैं, और धरने का ये खूनी मार्च करवाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर हम उनको बता दें, अगर उन्होंने खून खराबा करवाया तो उनको 3 घंटे में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ये 3 घंटे में फैसल वाडा साहब किसको सॉर्ट आउट करने की धमकी दे रहे थे? ये लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को धमकी दे रहे थे कि फौज आपको 3 घंटे में जनरल कमर बाजवा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ एक माहौल बना हुआ था। लेकिन फिर भी क्यों जनरल कमर बाजवा धमकियां दिलवा रहे थे एक टेंटेड पॉलिटिशियन के जरिए, लेकिन खुद एक्शन नहीं ले रहे थे, बावजूद उसके कि उनके पास अथॉरिटी भी थी। तो उसकी वजह ये थी कि वो DGC रहे थे, DGISI रहे थे, तो जनरल कमर बाजवा की बहुत सी फाइलें उनके पास होंगी, और जनरल कमर बाजवा के तमाम गंदे काम उन्होंने उस दौर में किए। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने से लेके, उसकी लीडरशिप को सजाएं दिलवाने से लेके, डिस्क्वालीफाई करवाने से लेके, पूरी सुप्रीम कोर्ट मैनेज की, नीचे एहतसाब अदालतें मैनेज की, पूरा 2018 का इलेक्शन रिग किया, फिर इमरान खान साहब को 3 साल दिलो जान से चलाया, मीडिया का गला घोंटा, इख्तलाफी आवाज़ों को दबाया, और ये सब कुछ। तो वो फिर जनरल कमर बाजवा को पता था कि वो अगर मैं उनको निकाल दूंगा तो कल को पब्लिक में आके सब कुछ बोलने लग जाएंगे, मुझसे जनरल कमर बाजवा करवा रहे थे तो कहाँ पे जाएंगे हम, और वो को मेरी फाइलें भी उस वक्त निकालने लग जाते तो क्या बचेगा। तो फिर वो उन पर हाथ डालने से डर भी रहे थे, हाथ भी नहीं डाल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये सब कुछ फैसल वाडा से धमकियां दिलवा, सब कुछ करवा। तो अब जब वो रिटायर हो रहे थे तब जाहिर बात है लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब को आइडिया तो था कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए कितनी कोशिशें की हैं और इस तमाम अमल को डीरेल करने की कोशिश किया। तो उनको पता था कि जब आप जनरल आसिम मुनीर कमान संभाल लेंगे तो जो मेरे रिमेनिंग 5 माह होंगे फ़ौज के अंदर, क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2023 में वैसे रिटायर होना था, वो कितने आसान नहीं होंगे। तो उन्होंने फिर हंगामी तौर पर जनरल कमर बाजवा का जो आखिरी दिन था गुज़िश्ता रोज़
जो आर्मी चीफ के ओहदे का, उस दिन उन्होंने फिर वो समरी भेजी और फिर उस समरी की बुनियाद पर फिर समरी कह रहा हूँ, वो रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त भेजी आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा को और उनसे दरख्वास्त की कि आप मुझे प्री मेच्योर अर्ली रिटायर कर दे, जिसको मंजूर करके जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने जो अपने आखिरी दिन जो एक काम बड़ा किया वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को अर्ली रिटायरमेंट दी और अब वो घर चले जाएंगे अपने अरबों रुपये लेके, और घर पर भी जो उन्होंने अरबों के साथे बना लिए हैं अपने दौरान सर्विस, तो उसको वो एंजॉय करेंगे। तो और फिर भाई उन्होंने पीटीआई में शामिल करवाया हुआ है, नायब तहसीलदार बनवा लिया हुआ है नजफ हमीद, उसके ज़रिए वो पॉलिटिक्स में भी गेमें खेलेंगे। दैट इज़ इट। बट ये वो जनरल फैज़ हमीद का, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद का वो अंजाम है जो हुआ, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है वो ये है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।